हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स के एक और नए लेक्चर में मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने बेहतरीन 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि पॉलिटी के सेक्शन से था। फिर हम लोग उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए पॉलिटी के जो अगले 25 क्वेश्चन है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आई होप कि लास्ट डिस्कशन जो हमने किया था उसकी आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, उसका रिविजन है, आपने किया होगा। क्योंकि मैं हमेशा इम्फेसाइज करता हूं कि अगर आप रिवीजन नहीं करोगे, अगर आप चीज़ों को बार बार नहीं देखोगे, समझोगे, तो आप चीज़ों को भूलते चले जाओगे। तो इट हैज़ बिकम लाइक इवेंचुअली इट विल बिकम अ साइकिल। आप चीज़ों को पढ़ोगे और भूल जाओगे, ठीक है। तो उससे बचने के लिए मैं हमेशा आपको एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हर एक लेक्चर के बाद शाम को अगर आप इस लेक्चर को देखते हो तो सुबह में एक बार रिवीजन जरूर करो, क्योंकि रिवीजन करोगे तो चीज़ें आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएंगी। तो आइए बिना किसी देरी के आज फिर से इस वीडियो लेक्चर के एक नए सेक्शन को, पॉलिटी सेक्शन के नए 25 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। और आइए हम लोग आज से पहला क्वेश्चन लेते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे है ये। तो पहला क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस्ड फेडरल फीचर्स। ठीक है, मैंने हमेशा आपको बताया है कि जब भी हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे तो जो स्पेसिफिक टर्म्स होगा उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे। यहाँ पे कौन सा स्पेसिफिक टर्म है? फेडरल फीचर्स। ठीक है, फेडरल फीचर्स पे क्वेश्चन है ये। आगे पढ़ते हैं। इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर्स एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी इन द लेजिस्लेचर एंड ऑल्सो मेड प्रोविजंस फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड प्रोविंसेस। प्रोविंसेस मतलब क्या? अगर आप करंट सिचुएशन में देखोगे तो प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स। ठीक है, जो स्टेट्स हैं वो स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे पहले, और आज स्टेट के नाम से हम उनको जानते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो सेंटर स्टेट के लेजिस्लेटिव रिलेशनशिप है उसके बारे में है। तो यहाँ पे एक और जो टर्म हमें मिला है वो है प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ठीक है, ध्यान से देखें एक बार क्वेश्चन को फिर से कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने विधायिका में संघीय विशेषताओं और प्रांतीय स्वायत्तता को शुरुआत की और केंद्र और प्रांतों के बीच विधायिक शक्तियों का विवरण प्रावधान भी किया। ठीक है, विधायिक शक्तियां जो लेजिस्लेटिव पावर है उसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, आपको बताना है कि किस एक्ट के थ्रू ये प्रोविजंस लाए गए हैं। यस, योर ऑप्शंस आर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 और द इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। बताइए व्हाट वुड बी द राइट आंसर। हमें ध्यान देना है, मैंने पहले आपको बताया है कि जो भी स्पेसिफिक टर्म्स है उसको हमें ध्यान में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें आंसर्स फाइंड आउट करने हैं। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इंट्रोड्यूस फेडरल फीचर्स, ठीक है, एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये जो एक्ट थे इस एक्ट के थ्रू फेडरल फीचर्स लाए गए थे। ठीक है, और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी जो स्टेट थे, जो छोटे यूनिट थे, उनको आज़ादी दी गई थी। तो वो किस एक्ट में बात की गई है ये आपको बताना है। विच व्हाट वुड बी द राइट आंसर। तो ये जो प्रोविजंस है माय डियर फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लाया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत ये जो प्रोविजंस हैं ये लाए गए थे। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि जब हमारा संविधान बना था तो उस समय हमने बहुत सारे फीचर्स जो हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से डायरेक्ट बोरो कर लिए थे। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसको कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। द टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389। एक क्वेश्चन का देखिए कितना खूबसूरत क्वेश्चन है। इसका पहला आंसर आपको मिल गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो टोटल मेंबर थे वो थे 389। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, द टोटल मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज 389, ऑफ विच हाउ मच, ऑफ विच कितने जो थे वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रिंसली स्टेट्स। देखिए जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना था हमारा संविधान बनाने के लिए, तो इस असेंबली में अलग अलग एरिया से अलग अलग लोगों को रिप्रेजेंटेशन दी गई थी। वो उसका कारण ये था कि हम रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये कराना चाहते थे कि जो भी लोग हों वो इस चीज़ों से वंचित ना रह जाएं। हर एक लोग के पास ये कम से कम पावर हो कि वो अपने लिए जो लॉ बन रहा है उसमें वो भागीदारी अपना सके। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि जो टोटल मेंबर थे 389, उसमें कितने थे जो रियासतों से थे। ठीक है, जो प्रिंसली स्टेट्स थे वहां से थे। यस, आपके सामने 4 ऑप्शन है, 84, 102, 109 और 93।
देखिए 389 जो मेंबर्स थे उसमें टोटल थे, जो प्रोविंस थे सबसे ज्यादा थे, प्रोविंसेस से थे वो सबसे ज़्यादा थे। प्रोविंसेस के बाद जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसके मेंबर्स भी थे, और इसके अलावा जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे वहाँ से भी कुछ मेंबर थे। ठीक है, जो चीफ कमिश्नर थे उनके जो प्रोविंसेस थे जिसको वो कंट्रोल करते थे वहाँ से भी कुछ रिप्रेजेंटेटिव थे। तो इसका आंसर हम देखते हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स की बात हो रही है तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपको 93, वो हो जाएगा 93। और प्रोविंसेस से जो मेंबर थे वो थे 292। 292 जो मेंबर्स थे वो स्टेट से थे, प्रोविंसेस थे, और 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट से थे, और 4 मेंबर्स जो थे वो चीफ कमिश्नर जो थे उसके प्रोविंसेस से 4 मेंबर थे। ठीक है, टोटल 4 मेंबर थे। और वो कौन कौन से जो कि चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे उसके कौन कौन से नाम थे, तो उसके नाम थे आपके दिल्ली, कुर्ग, ब्रिटिश बलूचिस्तान और अजमेर मिरवारा। ठीक है, दिल्ली, कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर मिरवारा, ये 4 जगह थे जहां से 4 मेंबर्स थे। ठीक है, इसके अलावा 292 जो थे वो आपके प्रोविंसेस से थे, और टोटल 93 जो थे वो प्रिंसली स्टेट्स थे। इस चारों को आपको फैक्ट को याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार प्रिंसली स्टेट से पूछा गया और अगली बार फिर कहीं ना कहीं से ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको बिल्कुल ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑन विच डेट। क्या प्रश्न है? प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा के सदस्यों ने कितने तारीख को भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए थे। साइन करने की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान देना है, साइन कितने तारीख को किया था, कितने तारीख को पारित हुआ था या लागू हुआ था, ये नहीं पूछा जा रहा है, कितने तारीख को साइन किया गया था। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपनी एक बैठक में मिली होगी और उसी दिन इसको साइन किया गया होगा। प्लीज टेल मी ऑन विच डेट एक्चुअली कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैज साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, साइंड द कॉन्स्टिट्यूशन। Yes, we have 4 options: 26 January, 24 January 1950, 26 November 1949 और 24 जनवरी 1952। बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। दीज आर वेरी लो हैंगिंग फ्रूट्स। ऐसे क्वेश्चंस हमेशा आते हैं और काफ़ी आसान क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप थोड़ा सा रिवीजन करोगे तो ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 24 जनवरी 1950। ठीक है, अच्छा मैं आपसे अगर क्वेश्चन पूछूं कि ओरिजिनली मूलतः हमारे संविधान में कितने आर्टिकल्स थे, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो क्या होगा राइट आंसर? यस, 395। 395 आर्टिकल वर देयर ओरिजिनली। अभी तो बहुत ज़्यादा आर्टिकल हो चुके हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारे संविधान में अमेंडमेंट का प्रोसीजर है, और जैसे जैसे हमारे जो लॉ मेकर्स हैं उनको जब ज़रूरत होती है, उनको जब लगता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट की ज़रूरत है, तो अमेंड करके वैसे जो लेजिटिमेट प्रोविजंस है, लेजिटिमेट आर्टिकल्स हैं, उनको इंसर्ट किया जाता है, और ऐसे करते करते आज हमारे संविधान में तकरीबन 450 आर्टिकल हो चुके हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। In which of the following years did the Indian National Congress make the demand for a Constituent Assembly? निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की थी? आपको बताना है कि किस साल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात हो रही है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की गई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस मेक द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड क्यों की गई थी? एक ऐसे बॉडी की आवश्यकता थी जो भारत के लिए कानून बना सके। ठीक है, और उसकी डिमांड जो पहली बार है वो की गई थी एम.एन. रॉय के द्वारा। एम.एन. रॉय के द्वारा। ठीक है, ही वॉज ए कम्युनिस्ट लीडर और इनके द्वारा ही ये डिमांड की गई थी। ठीक है, और ये डिमांड जो की गई थी पहली बार वो कब की गई थी? वो की गई थी 1934 में। 1934 में ये डिमांड की गई थी, और इसको 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली इस डिमांड को आगे रखा था। ठीक है, तो पहली बार ये डिमांड
1934 में की गई थी एम एन रॉय सर के द्वारा, और उसके बाद जो ऑफिशियली इस डिमांड को रखा गया वो रखा गया था 1935 में। याद रहेगा, बहुत बारी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आप देखोगे। ऐसे क्वेश्चंस को प्लीज़ आपको नहीं भूलना है। वी विल मोर डिस्कस ऑन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर रहे हैं और करेंगे भी, आगे भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर उन सारे क्वेश्चंस को आप करके जाओगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। In 1946, who among the following was made the interim president of Indian Constituent Assembly? क्या प्रश्न है? प्रश्न है कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान सभा का अंतरिम अध्यक्ष बनाया गया था? कौन सा अध्यक्ष बनाया गया था? फिर वर्ड पे ध्यान देना हमें, इंटरिम प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब टेम्पररी प्रेसिडेंट, नॉट परमानेंट। ठीक है, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन हुआ तो हम लोगों ने एक टेम्पररी प्रेसिडेंट को नियुक्त किया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नियुक्त किया था, और उसके बाद आगे चल के फिर एक परमानेंट प्रेसिडेंट भी हमें मिले थे। लेकिन यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है वो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको बताना है। कई बार हमें प्रेसिडेंट देख के हम इस वर्ड को ध्यान नहीं देते हैं और हम गलती से परमानेंट प्रेसिडेंट का जो नाम होता है उसको हम लोग टिक कर देते हैं। इससे ध्यान देना है। यहाँ पे इंटरिम प्रेसिडेंट पूछा जा रहा है, बताइए क्या होगा राइट आंसर? सरोजिनी नायडू, सच्चिदानंद सिन्हा, एस सुब्रमण्य अय्यर या सचिंद्र नाथ सन्याल। 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, आपको बताना है व्हाट वुड बी द राइट आंसर। यस, इसका राइट आंसर क्या होगा बताइए? इसका राइट आंसर होगा, वो होगा सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा इज द राइट आंसर। ही वॉज फ्रॉम बिहार। और इनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फाइनली परमानेंट जो प्रेसिडेंट है वो नियुक्त किया गया था। ठीक है, परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। ऐसे जनरली पूछते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप याद रखिए 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को परमानेंट प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया था। ठीक है, क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Who described the preamble of Indian Constitution as the political horoscope of Indian Constitution? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को, किसको? प्रस्तावना को मतलब प्रेम्बल को। हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था प्रेम्बल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया था? हॉरोस्कोप आप लोग जानते हैं, इट इज हिंदी में कुंडली कहते हैं इसको। तो संविधान की जो कुंडली है उसको प्रेम्बल को बताया था इन्होंने कि जो प्रेम्बल है, जो प्रस्तावना है, वो भारतीय संविधान की कुंडली है। ठीक है, आपको उस इंसान का नाम बताना है जिन्होंने ये बात कहा था। आपके सामने 4 खूबसूरत ऑप्शन है। आपके ऑप्शन है N.A. पालिखवाला, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, ठाकुरदास भार्गव या भीमराव रामजी अंबेडकर, PR अंबेडकर। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी, KM मुंशी से पॉपुलर है ये। आपको बताना है व्हाट वुड बी द राइट आंसर। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए? यस, इसका जो राइट आंसर है वो है KM मुंशी। कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी ने कहा था कि भारत का जो प्रस्तावना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल है, वो भारत के संविधान की कुंडली है, हॉरोस्कोप है। ठीक है, मतलब प्रेम्बल को देख के हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो संविधान है वो किस दिशा में जा रहा है या जाएगा। ठीक है, आप प्रेम्बल देख के समझ सकते हैं कि हमारे संविधान का जो सब्जेक्ट मैटर है उसके अंदर क्या क्या वर्णित है। जैसे आप प्रेम्बल पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखा हुआ है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी द पीपल ऑफ इंडिया से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और हमने अपने आप को ये सब चीज़ें हमने जो लिबर्टी है, फ्रीडम, जो आपको जस्टिस है, ये सब हम खुद अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स हैं उनके सेट ऑफ माइंड में कौन सी चीज़ें हैं, वो क्या चाहते थे और क्या वो कॉन्स्टिट्यूशन में लेके आए हैं। तो ये सारे प्रोविजन जो हैं हमारे प्रेम्बल के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हमें पता चलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। When was the first Constituent Assembly election held in India? भारत में पहला संविधान सभा चुनाव कब हुआ था? आपको बताना है कि भारत में पहला
जो संविधान सभा का चुनाव हुआ था वो किस वर्ष हुआ था? आपके सामने चार ऑप्शन है, 1947, 1946, 1949 या 1948। यस, कब हुआ था पहली बार इलेक्शन, ये आपको बताना है। यस, मैंने पहले भी इसको डिस्कस किया है आपसे। द राइट आंसर इज 1946। ठीक है, 1946 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन वर हेल्ड, और इस इलेक्शन के बाद टोटल 13 कमिटीज, 13 समितियों का गठन हुआ था। ठीक है, टोटल 13 कमिटीज बने थे, जो अलग अलग जो प्रोविजंस थे, जो कार्य थे, उसको ये सारे कमिटीज देख रहे थे। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखना है। 13 समितियां, ये बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। 1946 डेट जो है ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, क्लियर है? अगला प्रश्न लेते हैं। इन विच ईयर डिड मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया? बहुत ही पॉपुलर ये जो ड्राफ्ट है ये है। ये क्या पूछ रहा है कि मोतीलाल नेहरू जो कि अध्यक्ष थे और बाकी के 8 कांग्रेस नेताओं ने किस वर्ष भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया था? ठीक है, एक ऐसा इन्होंने डॉक्यूमेंट तैयार किया था जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरह था। ठीक है, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात कही थी, तो वो किस वर्ष किया था, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। ओके, मोतीलाल नेहरू उसके अध्यक्ष थे, और मैं आपको बता दूं, इट वाज पॉपुलरली नोन एज मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, ये भी बहुत पॉपुलर है। मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट आप लोग जानते होंगे, आप लोगों ने सुना होगा, कई बार आपके एग्जाम में आपने देखा होगा। आपको यही बताना है कि ये किस वर्ष ये कार्य किया गया था, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू खुद थे और बाकी 8 कांग्रेस के नेता थे, और वो सभी मिलके ये जो मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट है इसको तैयार किया था। और बेसिकली इसमें ये किया गया था कि उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की एक ड्राफ्ट बनाई थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, और वो किस वर्ष किया गया था, ये प्रश्न आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। बताइए क्या होगा राइट आंसर? यस, द राइट आंसर इज 1928। 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के 8 लीडर्स मिलके मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। दैट वाज बेसिकली अ ड्राफ्ट फॉर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, भारतीय संविधान का एक प्रारूप था। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी contained in the preamble of the Constitution of India are borrowed from the Constitution of which country? आपको मैंने पहले भी अपने क्लास में बताया है कि हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस हैं जो दूसरे देशों से बोरो की गई है। दूसरे देशों से बोरो करने के अलावा हमारे जो इंडियन एक्ट्स थे, जैसे को मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, उससे भी कुछ प्रोविजंस ली गई हैं। तो आपको ये बताना है कि जो ये फीचर्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, जो कि प्रेम्बल में मेंशन है। प्रेम्बल आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात की गई है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि ये जो फीचर्स हैं ये किस देश से लिया गया है? ठीक है, बताइए किस देश से लिया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी एंड फ्रांस। अलग अलग देश से बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं। जैसे मैं आपको कहूँ कि जुडिशियल रिव्यू का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, पार्लियामेंट्री सिस्टम का प्रोविजन कहाँ से लिया गया है, तो ये सब सारे क्वेश्चंस आपको याद रहने चाहिए। और यहाँ पे जो इसका आंसर है वो हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस से हमने एक कॉन्सेप्ट पिक किया है और उसको हमने अपने प्रस्तावना में, मतलब प्रेम्बल जो पहला पेज है संविधान का, उसमें हमने मेंशन किया। और वो कौन सा फीचर है? वो फीचर है कि लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी का। ठीक है, इसको स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के आदर्शों को हमने फ्रांस के संविधान से पिक किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। हु वाज अपॉइंटेड एज असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर इन 1946 ड्यूरिंग द फ्रेमिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान तैयार करने के दौरान 1946 में
सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के एक एडवाइज़र को नियुक्त किया गया था। जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली फॉर्म हुआ था उस समय एक एडवाइज़र को नियुक्त किया गया था कि वो अलग अलग मुद्दों पे जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली है उसको एडवाइस दे सके। ठीक है, जो वो एडवाइज़र थे उनका नाम आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चंस भी बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं। मैं हमेशा आपको बोलता रहा हूँ कि ये दीज क्वेश्चंस आर लो हैंगिंग फ्रूट्स, इसको आप लोग को बिल्कुल भी नहीं भूलना है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, BN राव, गोपाल स्वामी अयंगर, BR अम्बेडकर या KM मुंशी। बताइए क्या होगा राइट आंसर। यू हैव 30 सेकेंड विथ यू। बताइए, मैं आपको 30 सेकेंड देता हूं, क्या होगा इसका राइट आंसर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल रट जाना है। ये संवैधानिक सभा के सलाहकार को किसे नियुक्त किया गया था, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, इसको तो भूलना ही नहीं है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और आई होप कि आप में से 90% लोगों को ये 100% पता होगा कि इसका राइट आंसर क्या है। His name was BN Rao. ठीक है, his name was BN Rao and he is the person who prepared the original draft of the Indian Constitution. इन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था भारतीय संविधान का और ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सलाहकार भी थे। BN Rao, आप इनको बिल्कुल नहीं भूलेंगे, BN Rao। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Which type of citizenship is provided by the Constitution of India? आपको पता है कि अलग अलग तरह के सिटीजनशिप को प्रोवाइड किया जाता है, जैसे सिंगल सिटीजनशिप हो गया, ड्यूअल सिटीजनशिप हो गया, टेम्परेरी सिटीजनशिप हो गया। जैसे कि यूएस में अगर हमारे इंडिया से कोई जाता है तो टेम्परेरी सिटीजनशिप भी मिलता है। अलग अलग तरह की सिटीजनशिप है। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान हमें किस तरह की नागरिकता प्रोवाइड कराता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, सिंगल सिटीजनशिप, रीजनल सिटीजनशिप, ड्यूअल सिटीजनशिप या टेम्परेरी सिटीजनशिप। आपको बताना है कि इसका क्या आंसर है। Yes, what would be the right answer? इसका राइट आंसर है वो है सिंगल सिटीजनशिप। आपने देखा होगा कि आपके पास एक ही आधार कार्ड होगा, ठीक है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आधार कार्ड है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे एमपी से, गुजरात से, तो आपके पास कोई भी गुजरात गवर्नमेंट का या एमपी गवर्नमेंट का कोई पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट नहीं होगा। ठीक है, इट सिग्निफाइज दैट वी हैव सिंगल सिटीजनशिप इन आवर कंट्री। और इसके लिए आपने देखा होगा हमारे आर्टिकल में लिखा भी है, आर्टिकल 15 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Article 15 of the Indian Constitution says that the state shall not discriminate on the ground of religion, race, caste, sex and place of birth। ठीक है, तो जो place of birth है, place of birth है, ठीक है, इसके लिए हमारे संविधान में ही लिखा हुआ है कि आपका जन्म भारत में कहीं भी हुआ हो, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। ये भेदभाव नहीं होगा हमारे संविधान में लिखा है और इसी को कॉम्प्रहेंड करता है सिंगल सिटीजनशिप। अगर ड्यूअल सिटीजनशिप अगर हमारे संविधान में होता है और उसके साथ साथ संविधान में ये आर्टिकल 15 में ये प्रोविजन दिया गया है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, तो ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाएंगे। आप समझ रहे हो, एक तो आप ड्यूअल सिटीजनशिप प्रोवाइड करा रहे हो, ऊपर से आप संविधान में लिख रहे हो कि डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। ड्यूअल सिटीजनशिप का मतलब ही है कि जो रीजनल सिटीजनशिप है, जो स्टेट का सिटीजनशिप है, आपकी जो नागरिकता आपकी स्टेट की मिली हुई है, वहाँ पे दूसरे स्टेट के लोगों के साथ भेदभाव होगा, डिस्क्रिमिनेशन होगा। लेकिन हमारे संविधान में क्या लिखा हुआ है, हमारे संविधान में लिखा है आर्टिकल 15 में, जो कि फंडामेंटल राइट का आर्टिकल है, उसमें लिखा है कि स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट, मतलब जो राज्य है वो आपसे भेदभाव नहीं करेगा। इसीलिए, और ये भी एक कारण है कि हमारे पास केवल सिंगल सिटीजनशिप है। ठीक है, हमारे पास एकल नागरिकता है। ठीक है, इसको क्लियर है, आपको याद रखेंगे इसको बिल्कुल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। When did Constituent Assembly adopt the Constitution of India? संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब स्वीकार किया था, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1947 या 26 जनवरी 1947। आपसे पूछा जा रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा, कि कब एडॉप्ट किया था। ठीक है, एडॉप्ट कब किया था और इसको कब फोर्स में लाया था, दोनों में फ़र्क है और आपको मैं अभी बताऊंगा कि दोनों जो डेट है उसमें क्यों फ़र्क है। एडॉप्ट किसी और तारीख को किया गया था और जब फोर्स में आया तो वो तारीख कोई और थी। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है,
एडॉप्ट, इसको आपको ध्यान में रखना है। और अब ऑप्शन देखिए और मुझे बताइए कि कितने तारीख को हमारे संविधान को एडॉप्ट किया गया था। यस, सो इट वाज एडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949। और इस दिन को हम लोग किस दिन के रूप में सेलिब्रेट करते हैं? संविधान दिवस के रूप में इस दिन को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा कि एडॉप्ट किसी और दिन किया गया था और इफेक्टिव जो हुआ था वो किसी और दिन से हुआ था। तो इफेक्टिव कब से हुआ था? इफेक्टिव हुआ था ये 26 जनवरी 1950 से, 26 जनवरी। दैट्स वाई वी सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 ऑफ जनवरी, क्योंकि इसी दिन हम संविधान को क्या किए थे? इफेक्ट में लाए थे। ठीक है, और जिस दिन एडॉप्ट किए थे उस दिन क्या सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? संविधान दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। In 1967, which of the following languages was included in the list of state languages of the Indian Constitution? 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा को शामिल किया गया था? आपको पता है कि हमारे पास कुछ स्टेट के लैंग्वेजेस हैं। राइट नाउ दे आर 22। और आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 1967 में वो किस लैंग्वेज को उस लिस्ट में शामिल किया गया था, आपको ये बताना है। यस, ये एक प्रश्न हमेशा आपके लैंग्वेज से आपको देखने को मिलेगा कि किस शेड्यूल में ऑफिशियल लैंग्वेज मेंशन है, तो आप हमेशा इसको याद रखेंगे। शेड्यूल 8, शेड्यूल 8 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। और ये आर्टिकल है जो लैंग्वेज को डील करता है, ये भी आपको याद रखना है। और इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो है सिंधी। सिंधी वॉज इंक्लूडेड एज ऑफिशियल लैंग्वेज इन 1967 एंड राइट नाउ देयर आर 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस। 22 ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको भी आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 18, 20, 22, 26, 4 ऑप्शन देखिए, आपको बहुत आसानी से कंफ्यूज किया जा सकता है। प्लीज रिमेंबर 22 एंड 8 शेड्यूल, 8वीं अनुसूची, ये भी आपको पूरे अच्छे ढंग से याद रखना है। ठीक है, क्लियर है, याद रहेगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। Who among the following was not a part of Constituent Assembly responsible to draft the Constitution? संविधान को ड्राफ्ट करने के लिए बहुत सारे मेंबर्स मौजूद थे। आपसे प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से मेंबर थे जो रिस्पॉन्सिबल नहीं थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू और BR अम्बेडकर। देखिए, ये जो प्रश्न है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कौन कौन मेंबर्स थे ये आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ये प्रश्न भी आपसे बार बार पूछे जाते हैं। मैंने कई एग्जाम में इस प्रश्न को दोबारा पूछे जाते हुए देखा है, इसलिए ऐसे प्रश्न को आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं और आपको बताना ये है कि निम्न में से कौन से जो मेंबर हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्टिंग में उनका सहयोग नहीं था। ठीक है, महात्मा गांधी, पटेल, जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर BR अम्बेडकर। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको बताना है क्या है इसका राइट आंसर। प्लीज बताइए। यस, what would be the right answer? It is very easy question. The right answer is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was not part of Constituent Assembly who drafted the Indian Constitution. ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी इसके ये मेंबर नहीं थे जिन्होंने ड्राफ्ट तैयार किया था संविधान का। ठीक है, प्रारूप तैयार किया था संविधान का। ठीक है, क्लियर है, नहीं भूलेंगे। महात्मा गांधी, ये याद रखना है। कई बार जिसको नहीं पता है वो कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि गांधी जी वॉज वेरी मच एक्टिव इन इंडियन फ्रीडम मूवमेंट, और इतने एक्टिव होने के बावजूद भी ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, वो नहीं थे। तो ये कई बार आपको कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए इसको आप हमेशा अच्छे से याद करेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न को लेते हैं।
As per the Constitution of India, panchayats at the intermediate level may not be constituted in a state having a population not exceeding. आप जानते हैं कि पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट एक्ट उसके बाद ये फोर्स में आया। पंचायती राज पॉपुलेशन के अनुसार 2 स्तर पे और 3 स्तर पे काम करता है, ठीक है। जहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है वहाँ पंचायती राज 3 स्तर पे काम करता है, ठीक है। और जहाँ पॉपुलेशन कम है वहाँ पंचायती राज केवल 2 स्तर पे काम करता है। यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि उस स्टेट का पॉपुलेशन कितना से अधिक होना चाहिए जहाँ पे जो पंचायती राज है वो इंटरमीडिएट लेवल पे काम करेगा, ठीक है। मतलब किसी स्टेट का मान लो फॉर एग्जांपल एक राजस्थान स्टेट ले लेते हैं। राजस्थान की स्टेट की पॉपुलेशन अगर x+ होगी तो वहाँ पे इंटरमीडिएट मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पंचायत काम करेगा। अगर राजस्थान की जो पॉपुलेशन है वो x है, मतलब वो जो बेंचमार्क है पॉपुलेशन का उससे कम है, तो वहाँ पे 2 ही लेवल पे पंचायती राज काम करेगी क्योंकि वहाँ का पॉपुलेशन कम है। लेकिन जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ पे पंचायती राज 3 लेवल पे काम करेगी। तो इस प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा है कि वो पॉपुलेशन का जो बेंचमार्क है वो कितना है, ठीक है। फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। भारत के संविधान के अनुसार अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक राज्य में मध्यवर्ती स्तर की पंचायतों का गठन नहीं किया जा सकता है जब उसकी आबादी कितना से अधिक नहीं हो। सेम चीज मैंने आपको भी समझाया, कितना से अधिक नहीं हो आपको ये बताना है। इन चारों में से एक नंबर है, अगर इससे अधिक उसकी पॉपुलेशन नहीं होती है तो वहाँ इंटरमीडिएट लेवल की, ये देखिए इंटरमीडिएट लेवल के जो पंचायत है वो नहीं होगा, उसकी गठन नहीं होगी। वो नंबर कौन सा है? व्हाट वाज दैट मैजिक नंबर? यू हैव टू टेल मी प्लीज। आंसर द क्वेश्चन। 30 लाख, 40 लाख, 10 लाख और 20 लाख। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं, आपको बताना है कि वो मैजिक नंबर कौन सा है। यस, इट इज वेरी इजी क्वेश्चन। द राइट आंसर इज 20 लाख। द राइट आंसर इज 20 लाख, ठीक है। अगर किसी स्टेट की आबादी 20 लाख से ज़्यादा है तो वहाँ पे जो इंटरमीडिएट लेवल है, जो बीच का पंचायत लेवल है वो होगा, वो उसका गठन हो सकता है। मतलब वहाँ पे 3 लेयर्स ऑफ पंचायती राज काम कर सकती है। लेकिन किसी राज्य का पॉपुलेशन 20 लाख से कम हो, जैसे कि अमूमन आप देखे होंगे नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहाँ पे पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, छोटे राज्य हैं। सिक्किम ले लीजिए, ऐसे छोटे राज्य हैं जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं होते, तो वहाँ पे क्या होता है इंटरमीडिएट लेवल पे जो बीच वाला पंचायत है वो उसका गठन नहीं होगा, ठीक है। वहाँ पे केवल 2 लेवल पे ही पंचायत का गठन होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द फर्स्ट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, बहुत आसान क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री का नाम आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, विजय लक्ष्मी पंडित या राजकुमारी अमृत कौर। यस, it is very simple question, no need to worry. राजकुमारी अमृत कौर is the right answer. Very simple question, very low hanging question, no issue. बहुत आसानी से आपको ये चीजें याद रहेंगी, ठीक है। Let's move to next question. The inaugural session of the Supreme Court of India took place on, जब सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय का गठन हुआ था तो उसका जो इनॉग्रल सेशन था, जो पहला सेशन था, जो उद्घाटन सत्र था, जो फर्स्ट सेशन था, वो कब हुआ था ये आपसे पूछा जा रहा है। डेट, पहली बार सुप्रीम कोर्ट कब बैठी थी। द इनॉग्रल सेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया टुक प्लेस ऑन, एग्जैक्ट डेट जिस दिन पहली बार सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठा होगा वो डेट आपसे पूछा जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के बारे में ये क्वेश्चन है। आपको वो डेट बताना है जिस दिन पहली बार हमारी सुप्रीम कोर्ट बैठी थी। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? We have 4 beautiful options in front of us. 20th January 1950, 29th January 1950, 31st January 1950 या 26th January 1950. Yes, it is very easy question. 28th January 1950 is the right answer. ठीक है, 28th January 1950 is the right answer. Clear है? फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको ऐसे क्वेश्चन को एक जगह लिख के याद करना है या बार बार इस लेक्चर को आप देखोगे। धीरे धीरे जब हम लोग थ्योरी के क्लासेस में सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें और डिटेल वे में और बढ़िया तरीकों से चीज़ों को और समझेंगे, ठीक है। तो ऐसे करते करते आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि आपकी जो पॉलिटी के क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट मैं सारे सही करा दूंगा। स्मूथली अगर आप पढ़ाई करोगे विदाउट वरीज यू विल सेल थ्रू एनी एग्जामिनेशन। ट्रस्ट मी, आई एम टेलिंग यू विथ माई एक्सपीरियंस, मैं अपने तजुर्बा से आपको बता रहा हूँ।
अगर आप एक मेंटल इक्विलिब्रियम बना के तैयारी करोगे, अगर आपने एक अपने मेंटल इक्विलिब्रियम को मेंटेन किया हुआ है, चीज़ों को आप सही ढंग से कॉन्सेप्चुअली पढ़ रहे हो, तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना भी आप किसी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो गया 20 जनवरी 1950। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब हम पॉलिटी सेक्शन के सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे सोर्सेस के बारे में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि हमारा जो संविधान है वो बहुत सारे देशों से सोर्सेस को लेके बनाया गया है। बहुत सारे देशों के संविधान से हमने बहुत सारी चीज़ों को एक्सेप्ट किया है और उसको बनाया है। तो आपको इसको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग सोर्सेस से। बताइए, विच फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान? भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता जापान के संविधान से ली गई है? ठीक है, अलग अलग देशों से अलग अलग विशेषता ली गई हैं। आपको जापान के संविधान से कौन सी इन चारों में से ली गई है ये आपको बताना है। विच फीचर ऑफ द गिवन ऑप्शन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान? जापान के संविधान से निम्नलिखित में से दिए गए ऑप्शनों में से कौन सा वो विशेष फीचर है जो जापान के संविधान से हम लोग बोरो करके और भारतीय संविधान में उसको हम लोग लेके आए हैं? आपके सामने चार ऑप्शन हैं, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। Procedure established by law, impeachment of the president and judges of the Supreme Court, amendments of the Constitution और privilege writ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग, संविधान का संशोधन या विशेषाधिकार रिट। ये आपको बताना है। यस, आप थोड़ा टाइम लीजिए और प्लीज मुझे बताइए मेमोराइज करके कि क्या आप लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। टेल मी द राइट आंसर। यस, व्हाट वुड बी द राइट आंसर? अच्छा, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ क्या है, अगर आप लोगों में से कोई समझ रहा हो तो? व्हाट इज प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ? मीन्स रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाया गया है वहां के लेजिस्लेचर द्वारा, उसको कहते हैं प्रोसीजर। ठीक है, देखिए उसको कहते हैं प्रक्रिया। हमारे देश में जो भी कानून है जिससे हम रन होते हैं, जो हमारा देश जिसको रन करता है, उसको कहते हैं प्रक्रिया। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया जा रहा है, ध्यान से समझिएगा, अगर हमारे संसद में कोई कानून बनाया जा रहा है और वो कानून बिल के रूप में इंट्रोड्यूस होता है, आपको पता है, और बिल जब एक्ट बन जाता है तो उसको क्या हो गया, उसको हम लोग कहेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, अगर ये प्रक्रिया लॉ बनता है, ये लॉ बनता है, और इवन इफ अगर ये कानून इट इज कॉन्ट्रेरी टू द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ठीक है, अगर इक्वालिटी, जस्टिस और लिबर्टी ऐसे जो यूनिवर्सल प्रिंसिपल हैं, इसके अगेंस्ट भी अगर कोई कानून प्रधान हमारे संसद में बन जाता है तो उसको भी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कहेंगे, मतलब उसको भी हम वैलिड मानेंगे। इसी को कहते हैं प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। इसके कॉन्ट्रेरी एक कॉन्सेप्ट है जिसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ठीक है, अच्छा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या होता है कि जो लॉ मेकर्स हैं उनके ऊपर एक जो कानून है उसका प्रेशर होता है। मतलब आप गलत कानून नहीं बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी बनाया वो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। वो चीज़ कहाँ होता है? वो होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में। ठीक है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ, ऐसा प्रोसीजर जो उसको लॉफुली एस्टेब्लिश किया गया है उसकी वैलिडिटी तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस नहीं है क्योंकि ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये क्लियर है? इसका जो राइट आंसर है वो यही है, प्रोसीड्यूर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। फ्रॉम विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन हैज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द फीचर्स ऑफ सिंगल सिटीजनशिप एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? भारतीय संविधान के ने एकल नागरिकता, जैसे हमने डिस्कस किया ना, हमारे संविधान में एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप है,
और सरकार की संसदीय प्रणाली जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हम इंडिया में फॉलो करते हैं वो किस देश के संविधान से ली गई है, ये आपको बताना है। सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट और पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ आवर गवर्नमेंट जो है वो किस देश से ली गई है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूएस और यूके। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि यूएस में वी हैव ड्यूअल सिटीजनशिप, ठीक है। जैसे मान लो कि एक तो आपको यूएसए का सिटीजनशिप हो गया, अब मान लो कि यूएस में कोई स्टेट है जैसे ओहियो, तो यहाँ का भी एक आपको सिटीजनशिप मिलता है, ठीक है, ड्यूअल सिटीजनशिप। तो ये तो आंसर बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि हमने जो प्रोविजन बोरो किया है वो सिंगल सिटीजनशिप का है। क्या होगा इसका आंसर? अगर आपको सिंगल सिटीजनशिप का आंसर नहीं भी पता है, चूंकि ये क्लब क्वेश्चन है और यहाँ पता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, तो आपको पता है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने ब्रिटिश से लिया है, ब्रिटेन पार्लियामेंट से, ठीक है, यूके से लिया हुआ है। इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा द यूके। यूके इज द राइट आंसर, द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ठीक है, क्लियर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बताइए। The principles of liberty, equality and fraternity were adopted from the constitution of liberty, equality and fraternity. Yes, मैंने आपको बताया है कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार आते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो किस संविधान के से लिया गया है, वो किस देश का संविधान है जहां से ये चीज़ लिया गया है। और हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस भी किया है कि इसको हमने फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है और इसको हमने कहाँ इनकॉर्पोरेट किया है? इसको हमने इनकॉर्पोरेट किया है अपने प्रियम्बल में, ठीक है, अपने प्रस्तावना में। जो संविधान सभा का प्रस्तावना है, जो संविधान का हमारा प्रस्तावना है प्रियम्बल, उसमें हमने इस चीज़ को मेंशन किया हुआ है, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी और लिबर्टी को, ठीक है, क्लियर है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ adopted from the constitution of which of the following countries? द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, बहुत ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत कॉन्सेप्ट है। अभी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में, पहले क्वेश्चन को पढ़ते अच्छे से। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ वाज अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? ये जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश से लिया गया है, ये आपको से पूछा जा रहा है। कानून के शासन, आप समझ रहे हैं, इस शब्द से आपको समझ में आ रहा होगा कि बेसिकली ये क्वेश्चन किस प्रकार है। कानून का शासन, ठीक है, रूल ऑफ लॉ मतलब लॉ विल बी सुप्रीम, जो कानून है उसी का एकाधिकार चलेगा और किसी व्यक्ति विशेष का कोई एकाधिकार नहीं चलेगा। यही प्रश्न पूछा जा रहा है कि रूल ऑफ लॉ का जो कॉन्सेप्ट है, जो कि अपने आप में एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लॉ इज एबव एवरीवन, ये चीज़ यहाँ पे बोला जा रहा है। ये कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, रसिया, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा। रूल ऑफ लॉ means no one above law regardless of position and status। जब भी रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, कानून के अधिकार की बात करते हैं, तो वहां पे कोई भी व्यक्ति विशेष कानून के ऊपर नहीं है, इररिस्पेक्टिव ऑफ पोजीशन, वो किस पोजीशन पे बैठा हुआ है, एंड स्टेटस, उसका क्या स्टेटस है। कानून के सामने हर एक इंसान बराबर है, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपका लिया गया है यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटिश पार्लियामेंट से, ठीक है। वी हैव बोरोड दिस ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्रिटेन, ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, क्लियर है। अगले प्रश्न की तरफ चले। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। मैंने बताया है आपको कि हर एक चीज जो भी बोरो की गई है बहुत सोच समझ के, हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने बहुत सोच के संविधान को एक ब्यूटीफुल कॉन्स्टिट्यूशन, एक बहुत ही खूबसूरत कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए जो भी खूबसूरत प्रोसीजर्स थे, जो भी खूबसूरत वैसी इंस्ट्रूमेंट्स थे जो कि हमारे संविधान को और खूबसूरत बना सकते हैं, उसको बोरो किया गया है। उसमें एक खूबसूरत जो हमारा वो है प्रोसीजर है, वो है प्रोसीजर ऑफ अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन।
क्योंकि संविधान जब बना तो उसके बाद ये प्रोविज़न भी रखना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि समय के साथ ज़रूरतें चेंज होती हैं। समय के साथ ज़रूरतें जब चेंज होती हैं तो हमारे संविधान को भी हमें मॉडिफाई करना पड़ता है, ठीक है? समय के अनुसार अपने आप को भी हमें चेंज करना पड़ता है। उसी चेंज को मद्देनज़र देखते हुए ये प्रोविज़न लाया गया था कि आगे चल के अगर कभी भी इस तरह की ज़रूरत एराइज़ होती है तो हमारे संविधान को भी अमेंड किया जा सके। ये जो प्रोसीजर है अमेंड करने का, ये किस देश से बोरो किया गया है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। यस, क्या होगा इसका राइट आंसर आपको बताना है। राइट आंसर शैल बी साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हमने प्रोसीजर जो पिक किया है वो है आपका प्रोसीजर टू अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है? संविधान को संशोधित करने का, संशोधन का जो प्रक्रिया है वो गृहीत की गई है साउथ अफ्रीका के संविधान से, ठीक है? क्लियर? अगला प्रश्न लेते हैं। The directive principles of state policy in the Constitution of India were borrowed from the Constitution of। आपको याद है हम लोग किस सेक्शन को भी क्वेश्चन कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं सोर्सेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जब सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन करेंगे तो ऐसे प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे, और वैसे ही प्रश्न हमने एक साथ क्लब करके आपके लिए लेके आए हैं। तो बताइए, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको पॉपुलरली हम लोग DPSP के नाम से जानते हैं, ये किस देश के संविधान से बोरो किया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, स्पेनिश, नॉर्वेनियन, आयरिश या ऑस्ट्रेलियन। यस, DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। Yes, it has been borrowed from Irish Constitution. It has been borrowed from Irish Constitution, ठीक है? मैं आपको कंट्री का नाम लिख देता हूँ, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन मतलब आयरलैंड, ठीक है? आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से ये फीचर जो है वो बोरो किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, ठीक है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो मेंबर्स थे, जो संविधान को अमेंडमेंट करने का जो प्रोसीजर था वो आयरलैंड के संविधान को से बोरो करके हमारे संविधान में उसको डाला है, ठीक है? क्लियर है? लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज फ्रॉम विच दे हैव बीन अडॉप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज बीन इनकरेक्टली पेयर्ड। भारतीय संविधान में अपनाया गया प्रावधान, जो भारतीय संविधान में उसमें अपनाया गया प्रावधान और उस देश के संविधान जिससे वो लिया गया है का युग्म सुमेलित नहीं है। मतलब आप समझे, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शंस में जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फीचर्स हैं और वो किस देश से बोरो किए गए हैं उसके बारे में लिखा गया है, लेकिन 4 में से एक ऑप्शन गलत है। मतलब जो फीचर्स हैं वो उस देश से नहीं लिया गया है जिस देश का नाम उसके सामने अंकित है। आपको बताना है, आपको वो गलत जो मैच है वो फाइंड करना है, ठीक है? जो रॉन्ग मैच है वो आपको फाइंड करना है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, द आइडिया ऑफ द रूल ऑफ लॉ, चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, DPSP और प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। बहुत आसान क्वेश्चन है, हमने इस प्रश्न को अभी अपने लेक्चर में डिस्कस भी किया है। अगर आप लोगों ने इसे ध्यान से देखा होगा तो आप इसका तुरंत आंसर बताएंगे। मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, आप इसका बताइए आंसर। यस, हमने एक क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी जो है वो कहाँ से है? वो है फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से, नॉट कैनेडियन। फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से ये लिया गया है, ना कि कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से, ठीक है? याद रहेगा। इस प्रश्नों को देखो, ऐसे प्रश्नों को आपको बिल्कुल याद करना है और ये बहुत आसान होती है, आपको जनरली याद हो जाएंगी। ये याद कैसे हो जाएंगी? जब आप मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करोगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपके पास जो बुक है GS की उसको अच्छे से रिवीजन करो, ये जो लेक्चर्स हैं इसको सारे थॉरली अच्छे से करो, और जो टेस्ट सीरीज है आपके पास, क्योंकि बिना टेस्ट सीरीज के इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्वालिफाई इन एग्जाम, ठीक है? आपका जो भी एग्जाम आने वाला है उसको क्वालिफाई करने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यू राइट टेस्ट। प्रैक्टिस मेक्स अ एस्पिरेंट परफेक्ट। मैं तो यही कहता हूँ कि जो भी एस्पिरेंट है उसको परफेक्ट प्रैक्टिस नहीं बनाएगा, ठीक है? तो बुक पढ़ने के बाद, वीडियो लेक्चर्स आप लोगों ने देख लिया, उसके बाद आपको बहुत सारे प्रैक्टिस करने हैं टेस्ट के, ठीक है? तो उस टेस्ट को प्रैक्टिस करने के बाद जब एक क्वेश्चन आपके सामने बार बार आएगा, आपने देखा होगा कि इस लेक्चर का कितना फ़ायदा हुआ है
कि ये क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन है मुझे अभी मैं आपको बता सकता हूँ कि ये 3 बार हमने, ये तीसरी बार ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। दिस इज द थर्ड टाइम वी आर डिस्कसिंग दिस क्वेश्चन कि द आइडिया ऑफ लिबर्टी, फ्रेटर्निटी एंड इक्वालिटी हैज बीन बोरोड फ्रॉम फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। और ये कहाँ पे मेंशन है? ये हमारे प्रेम्बल, हमारे प्रस्तावना में बहुत खूबसूरत ढंग से ये मेंशन है। तो 3 बार जिस प्रश्नों को हम डिस्कस कर लिए उसको भूलने का तो सवाल ही नहीं है। तो दीज आर द ब्यूटीफुल एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्सेज एंड दिस वीडियो लेक्चर्स। ठीक है, तो प्लीज़ ध्यान से आप लोग चीज़ों को देखिए, बस ध्यान से देखते जाएंगे। इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको मैं चीज़ों को याद करा दूँ। ठीक है, प्लीज़ बी विद मी। तो ये क्लियर हो गया आपका? ठीक है, ये इनकरेक्टली मैच है। और बाकी 4 मैं हमेशा कहता हूँ कि आप हमेशा अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। फटाफट तीनों रिवीजन करते हैं। द आइडिया ऑफ रूल ऑफ लॉ, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन हमने अभी डिस्कस किया है। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। और डीपीएसपी, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, ये भी हमने अभी डिस्कस किया है। आयरिश मतलब आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज टेकन फ्रॉम सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक? भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से लिया गया है? ये आपको बताना है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आपको बताना है सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से इन चारों में से कौन सा एक ऑप्शन है जो लिया गया है। फंडामेंटल राइट्स, 5 ईयर प्लान्स, प्रियम्बल या कंकरेंट लिस्ट। यस, इन चारों में से कौन सा वो प्रोविजन है जो सोवियत संघ से लिया गया है? सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से इन चारों में से कौन से ऐसे प्रोविजन है जिसको हमने बोरो किया है? ये आपको बताना है। यस, फंडामेंटल राइट्स, 5 ईयर प्लान, प्रियम्बल या कॉन्करेंट लिस्ट। ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है आपके एग्जाम में, कई दफ़ा मैंने देखा है ऐसे प्रश्नों को। ठीक है, तो सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं, इसमें हमने सारे प्रश्न को करना है। बिल्कुल आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। इट इज़ माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी केवल ये है कि आप लेक्चर्स को अच्छे से देखें और इस लेक्चर के थ्रू आपको वो सारे फैक्ट्स बताना, ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप केवल सिंसियरली प्लीज़ वॉच ऑल द लेक्चर्स। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान एज ऑफ नाउ हम लोग डिसकंटिन्यू कर दिए हैं। जब हमारी ये नई गवर्नमेंट आई है तो 5 ईयर प्लान को डिसकंटिन्यू कर दिए है। ठीक है, लेकिन बहुत दिनों तक हमने 5 ईयर प्लान को फॉलो किया है। और ये जो 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है ये हम लोग सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक से बोरो किए थे। ठीक है, आई होप कि आपको आज की लेक्चर में बहुत सारी चीज़ों के बारे में कॉन्सेप्ट जो आपका है वो क्लियर हुआ होगा, बहुत सारा फैक्ट आपको पता चला होगा। बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो रिपीट हुए हैं, मैंने आपको बार बार बताए हैं, वो चीज़ें भी आपको अच्छे से याद रहेंगी। बहुत जल्दी हम लोग नए लेक्चर में मिलेंगे फिर से खूबसूरत 25 क्वेश्चन के साथ। तब तक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू कीप ऑन रिवाइजिंग एंड कीप राइटिंग द टेस्ट। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को बोलता हूँ कि डू नॉट एलोंगेट योर हार्ड वर्क। अपनी मेहनत को बढ़ाइए मत, उसको एक जगह कम समय में बहुत ज़्यादा मेहनत कीजिए। उससे ये फ़ायदा होगा कि आपका जो समय है वो बच जाएगा। क्योंकि देखो, मेहनत किसी चीज़ के लिए अगर एक्स फोर्स लगाना है किसी बॉडी को मूव करने के लिए तो एक्स फोर्स ही लगेगा, एक्स माइनस वाई नहीं लग सकता है। ठीक है, वो फोर्स आप 6 महीना में लगाओ, 6 साल में लगाओ, 60 साल में लगाओ, वो फोर्स जब तक नहीं लगेगा वो बॉडी मूव नहीं करेगी। तो रिक्वायर्ड हार्डवर्क जितना होता है किसी एग्जाम को क्लियर करने के लिए वो तो लगना ही लगना है। आप 2023 में लगा लो या 2024 में लगाओ, 2025 में लगाओ, उतना मेहनत तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप इसी साल कर लोगे तो 2024 2025 शैल बी ग्लोरियस ईयर्स फॉर यू, आप इंजॉय कर पाओगे। नहीं तो आपको फिर इसी साइकिल में, विशेष साइकिल में आप फंस के रह जाओगे। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू पुट इन। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग 25 पॉलिटी के बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक प्लीज़ रिविज़न करते रहिए और बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच।